हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहा है? चेक करो फर्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। तो इसमें पहले वाले केस में क्रोमियम है 2+, सही ना? इसमें क्रोमियम दिख रहा होगा तुम्हें। क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 2+ यानी आर्गन 3d4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड है ये। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? आर्गन 3d4 आएगा इसमें कि नहीं? तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर करेगा अगर, और नहीं तो बैक पेयर नहीं करेगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। सही है। और Na4 Fe6 में सर जीरो। जीरो, जीरो अनपेड। Na3 Fe2O4 होल थ्राइस में डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, इसमें पता भी है हमें और देख भी रखा है इसमें। तो इसमें Fe पे 3+ चार्ज आएगा, एक ही अनपेड आएगा कि नहीं इसमें? इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और Et4COCl4, तो CO पे चार्ज आएगा यहाँ पे 2+, CO पे 2+ चार्ज आएगा। आर्गन 3d7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो शायद थ्री क्या आ आ जाए। जाएगा? तीन अनपेड। तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज अरेंज कर लोगे कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट करना है, क्या आंसर सेकंड आ रहा था ना इसका आंसर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड सेकंड द फर्स्ट एंड सेकंड आयन जी दे रखी है, और फिर मेटल 496। ये तो दिख ही रहा है कि ये अल्कली मेटल है, क्योंकि पहली आयन एनर्जी बहुत ज्यादा है और बहुत कम है, और सेकंड बहुत ज्यादा है, यानी इसके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर, जैसे मान लो अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पोटेशियम या सोडियम कोई भी होता है इसके अंदर से, सही ना? पोटेशियम सोडियम कोई भी होता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड इसे बोल ही दिया इसको। तो मान लो KOH प्लस HCl अगर है, एक रिएक्शन ये, और दूसरी रिएक्शन KOH प्लस H2SO4, सही ना? दूसरी रिएक्शन KOH प्लस H2SO4। तो पहली रिएक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी दे रखी है तुम्हें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 आर रिक्वायर्ड, तो इसमें तो एक मोल के साथ एक ही चाहिए, और इसमें अगर एक मोल है, ये एक मोल है, तो ये कितना चाहिए होगा? H2SO4, एक ओ चांस है तो एक ही चाहिए होगा ना। ये 2 KOH लोग बैलेंस करोगे तो टू KOH प्लस H2SO4 आएगा, यानी अगर इसका एक मोल है तो उसका आधा मोल हो जाएगा कि नहीं? तो आधा मोल आ जाएगा इसका, समझ गए कि नहीं ये? यस तो सर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 एंड 0.5, वन, वन ऑप्शन आ जाएगा। विद द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस ए रेसिमिक प्रोडक्ट, विल नॉट प्रोड्यूस ए रेसिमिक प्रोडक्ट। तो तुम्हें दिख रहा है 1, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H आ जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग होगी प्लस आने के बाद शिफ्टिंग होगी, तो रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आंसर इसका 1 ही होना चाहिए। फिर भी दूसरा चेक करोगे तो ऊपर आएगा H, नीचे आएगा CN, तो कार्य सेंटर जनरेट हो रहा है यहाँ पे। इस केस में भी करोगे, इस केस में करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा Cl, इधर Cl, तो इसमें भी रेसिव प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। विल नॉट प्रोड्यूस है, तो इसमें भी चांस है रेसिव प्रोडक्ट मिलने के, क्योंकि कोई भी सेंटर फिक्स नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट इस वाले में भी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H आ जाएगा, ऊपर Cl आ जाएगा, तो इसमें भी काले सेंटर जनरेट हो रहा है, तो इसमें भी रेसिव प्रोडक्ट मिलेगा। आंसर सिर्फ 1 ही होना चाहिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, हाँ ये कुछ कुछ सही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप को मैंने हिंट बहुत अच्छे दिए हुए, एडवांस लेवल पे कराया हुआ है ये। देखो इसमें तुमने लिखा Br2 सनलाइट डाला है, Br2 सनलाइट डाला, Br लग गया होगा, किसी में भी एक में भी सोच लो Br लग गया होगा। एल्कोहलिक केस डाला तो डबल बॉन्ड आ गया होगा, एल्कीन बन गया होगा। एल्कीन में इस पार्ट से ओजोनेसिस किया, ओजोनेसिस किया होगा तो कार्बन ग्रुप आ गया होगा। उसके बाद NaOH के साथ हीट किया तो ये लग गई एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन विद E1CB, तो एल्डोल कंडेंसेशन लग गई। तो इसलिए अब कोई भी ऑप्शन, ये आंसर तुम्हें दे रखा है कि ये आंसर, आंसर ये है, तो इसके उल्टा चलते जाओ। उल्टा जाओगे तो क्या करना है? ये बॉन्ड क्लीवेज याद है कि नहीं? ये बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पे HH आ जाएगा, यहाँ नीचे OH आ जाएगा, उल्टा याद है कि नहीं? तो CHO बन गया, एक CHO ऊपर और एक CHO ये, उसके बाद ये बना, ये तुम्हारा बना होगा इसके बाद, है ना? तो इसके ऊपर ये रहा होगा ओजोनेसिस के बाद, और ओजोनेसिस से पहले क्या रहा होगा? उसके लिए दोनों O को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन करोगे तो साइक्लोहेक्सीन आ गया, तो आंसर आई गया डायरेक्ट। साइक्लोहेक्सीन आ गया, इसके ऊपर Br रहा होगा, और उससे पहले साइक्लोहेक्सीन रहा होगा, तो आंसर ये होगा थर्ड। ऑप्शन देख के निकालना है तो चार ऑप्शन को करके देखोगे, और नहीं तो डायरेक्ट आंसर थर्ड आ गया। समझ आया कि नहीं? ये गर्व ऐसी किया, अलग तरीके से किया था।
सर मैंने तो मतलब थर्ड वाला लग रहा था, तो मैंने उसमें मतलब उल्टा नहीं गया था, मैं अच्छा सीधे ही गया था। थर्ड वाला लग रहा था तो करा के देखी, तो उससे एक बारी में आ गया था। अच्छा, चलो सही है। फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस O2 H2 और CO, तीन गैसेस हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, और ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ प्रेशर विद टाइम। सही है ना। चारकोल डला हुआ है साथ में, तो चारकोल तो गैसेस को क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। सही ना, चारकोल गैसेस को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो इससे प्रेशर, गैसेस जब एब्जॉर्ब होंगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। और एब्जॉर्प्शन तुम्हें पता है कि बहुत मतलब धीरे धीरे करके गैसेस एब्जॉर्ब होती जाएंगी, तो प्रेशर धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा, तो इसलिए आंसर फोर्थ आ जाएगा सीधा। एक साथ कम नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज में। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ तुमने। विच पॉलीमर हैज कायरल सेंटर, ब्यूनाइन में नहीं होगा, ब्यूटाडाइन होता है, एक्रेलोनाइट्राइल होता है। नाइलॉन 6 में एडिपिक एसिड होता है, हेक्सामेथाइलिन डाइमीन होता है। नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन होता है। किसी में भी काले सेंटर नहीं है। काले सेंटर इसमें आएगा, इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है एक मोनोमर, एक होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड या वेलेरिक एसिड, एक ही बात है। फोर्थ आंसर आ जाएगा सीधा, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। बायोकेमिकल बीओडी, बीओडी तुम्हें पता है, इट इज द मतलब बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक जो वेस्ट प्रेजेंट होता है पानी के अंदर, उसको खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, बैक्टीरिया जो करता है, वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, यानी पानी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। 5 से 17 तक तुम्हें पता होगा कि पॉल्यूटेड वाटर होता है, 5 से कम है बीओडी, तो इसका मतलब वो प्योर वाटर है, उसको हम पी सकते हैं। सही ना, 5 से 17 में पॉल्यूटेड, 17 से ऊपर हाईली पॉल्यूटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ। एट्थ क्वेश्चन, ये डायरेक्ट टेक्स्ट ब्लॉक से क्वेश्चन है, ए से डी में। लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है, ये सही है आंसर। लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पायरीडीन, गलत है। लिथियम, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लिथियम क्लोराइड ऐसा है जो पानी में भी सॉल्युबल है, ठीक ठाक सॉल्युबल है, पानी में भी ठीक ठाक सॉल्युबल है, और साथ में ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये सॉल्युबल है। मतलब इसके अंदर सफिशिएंट आयनिक कैरेक्टर है टू बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, सफिशिएंट कोलन कैरेक्टर है टू बी डिसॉल्व्ड इन पायरीडीन लाइक कंपाउंड्स। तो इसलिए इसके अंदर ये गलत है स्टेटमेंट। एसीटोन के अंदर भी सॉल्युबल होता है लिथियम क्लोराइड, पोलर ए प्रोटिक के अंदर। तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट होगी, इनसॉल्युबल, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथाइनाइड, ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। लिथियम डायरेक्टली कभी इथाइनाइड नहीं बनाता इथाइन के साथ रिएक्ट करके। हाँ, लिथियम में कार्बन डालेंगे तो बन सकता है Li2C2। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद H2O, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं तो काफी धीरे रिएक्ट करते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विग्रेसली। सही ना, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ए सी और डी करेक्ट होंगे, या आंसर देख लेना कौन सा आएगा इसमें, शायद थर्ड आंसर है। फोर्थ, नाइन्थ क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद द लोएस्ट आयनिक कंडक्टेंस, ये पता है डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसमें कोई मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है। सही ना, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें इसको हम यूज नहीं कर सकते। सही ना, इसको जब कभी डिस्टिल वाटर यूज करोगे, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट, आजकल इवन वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी मिलता है हमें, वो आरओ का जो पानी मिलता है वो भी डिस्टिल वाटर ही मान लो, उसके अंदर भी कोई मिनरल्स नहीं होते। सही ना, बहुत कम केसेस में तुम चेक करोगे तो मिनरल्स मिलेंगे तुम्हें। तो ये 10th क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड, रेजोनेंस होगी तो शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड होगा। देखो इसमें इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सीसीएल बॉन्ड में हाँ शॉर्टर तो होगा, रेजोनेंस तो होगी, लेकिन इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उतना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये नहीं देगा। इसमें भी सेम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें ज्यादा शॉर्टर होगी। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये NO2 इलेक्ट्रॉन -R से ले रहा है, तो इसमें शॉर्टेस्ट होनी चाहिए फोर्थ में। फोर्थ में अगर इसमें ऑर्डर में होता ना तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होता। फोर्थ में शॉर्टेस्ट होगी, फिर थर्ड में, थर्ड के बाद टू में, और लीस्ट होगी वन में, क्योंकि वन में OCH3 ज्यादा देगा +R से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तुम इसको काउंट करोगे, काउंट करके देख लो केसी की वैल्यू। प्रोडक्ट्स में बोला ना, रिएक्टेंट है ए है स्क्वायर से, स्क्वायर तुम्हें दिख रहे हैं 6 है इसके अंदर, और अगर तुम 6 स्क्वायर हैं, और सर्कल जो तुम्हें दिख रहे हैं कितने हैं सर्कल, अगर उसको बड़ा कर दे, एक बार देख ले। सर 11 सर्कल आ रहे थे। 11 आ रहे हैं ना, तो 11/6 तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 2 के आसपास आंसर। तो और कोई दिमाग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सबसे ज्यादा बेसिक ये नाइट्रोजन sp3 है, सेकंड नंबर पे बेसिक ये नाइट्रोजन sp2 है, लेकिन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पे बेसिक होगा, एनिलीन, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फोर्थ बेसिक होगा ये वाला, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, थर्ड सेकंड तो यही दिख रहा है शायद सीधा थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे।
एक बार देखना, द soluble product of CrOH thrice at 298 Kelvin is 16 to 10 minus 31, concentration of hydroxide ions पूछा है। CrOH thrice है, ये देगा Cr3 प्लस प्लस 3OH नेगेटिव, ये S तो ये 3S, तो तुम्हें 3S निकालना, ध्यान रखना चीज का। KSP दे रखा है इसका 16 टू 10 minus 31, इसका AB3 टाइप का सॉल्ट है, ये 27S4 होगा, 27S4 इज इक्वल टू 16 टू 10 minus 31, तो आंसर आया 16 टू 10 minus 31 डिवाइडेड बाय 27, 1/4, ये एस आया तुम्हारा, ये क्या है एस, इंटू 3 और कर देंगे, इंटू 3 करेंगे, और 3 को अगर अंदर ले लोगे तो 3 की पावर 4 आएगा, 3 को अगर ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो 3 की पावर 4 अंदर आ जाएगा, 3 की पावर 4 अगर अंदर आता है तो 27 से कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 3 18, 18 ये आ गया आंसर सीधा, फर्स्ट वाला यही आ रहा ना गर्व आंसर, 1 वाला। यस सर। फिर अगला क्वेश्चन 14, 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विद सेपरेटली विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, Zn प्लस HCl, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हाइड्रोजन चैप्टर का, यही दोनों रिएक्शन दे रखी है सिर्फ हाइड्रोजन चैप्टर में, ZnCl2 प्लस H2 गैस और Zn प्लस 2NaOH, इसको भी डिटेल में मैंने बता रखा है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, 1 मोल यहाँ पे H2 गैस मिलेगी, 1 मोल यहाँ पे 1 मोल जिंक से, तो इससे 1:1 का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ H2 इवॉल्व इन द टू रिएक्शंस। फिर कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, पी कंपाउंड है कोई, इसको NaNO2 और HCl से ट्रीट किया, फिर बीटा नेफ्सॉल से ट्रीट किया, बीटा नेफ्सॉल से तुम्हें दिख रहा है जो पी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया है, सर वो ब्रोमीन हो वाटर से जाएगा। ट्रीट किया है, और तीन तीन बी मे- आर लग रहे हैं, 3 BR लग रहे हैं, तो मेटा वाला ही होगा, ये तो करा रखा ना क्लास में भी इस टाइप का, मेटा वाले 2 हैं, एक ये भी और एक ये भी, लेकिन इसमें तो नहीं होगी ना रिएक्शन बीटा नेफ्सॉल वाली, डाइजोडाइजेशन नहीं लगेगी इसमें, जो ऊपर डाइजोडाइजेशन लगी है, समझ आ गया कि नहीं ये, यस सर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स में बता रखा है इसकी डिटेल, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल दे रखी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ए बी सी आर 3 बायोमोलिक्यूल्स, द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन देम आर गिवन बिलो। पहला मॉलिश टेस्ट है, मॉलिश टेस्ट ए जो है, मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, ब्यूरेट टेस्ट नेगेटिव दे रहा है। देखो मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, यानी ए कार्बोहाइड्रेट है, ए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या दे रहा है नेगेटिव, बारफोर्ड टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, यानी ये मोनोसेक्राइड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बट नॉट मोनोसेक्राइड, बट नॉट मोनोसेक्राइड, तो बट नॉट, क्योंकि रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड होते हैं ना जो देते हैं वो टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट है बट नॉट मोनोसेक्राइड, तो ऑप्शन ग्लूकोज हट गया, लैक्टोज, हाँ लैक्टोज तो, हाँ तो ये तो 3 ऑप्शन में है, इसलिए हम इसको अभी बता नहीं सकते कुछ भी। उसके बाद जो बी है वो पॉजिटिव मॉलिश दे रहा है, पॉलिश और पॉजिटिव ही बारफोर्ड टेस्ट दे रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड है, बी जो है पॉजिटिव रिड्यूसिंग, बी जो है वो रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड है, तो ये तो बी में सारी रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड है, और नेगेटिव दे रहा है ब्यूरेट, यानी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो अभी भी डिटेल नहीं पता लग रही है यहाँ पे, सही ना, अभी भी डिटेल नहीं पता लग रही है यहाँ पे, यानी आंसर जो है अभी हमें, हमारा आंसर जो है बी सी डी में से ही है, बी सी डी में से ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ में से। और फिर लास्ट में सी जो है नेगेटिव दे रहा है मॉलिश, नेगेटिव दे रहा है बारफोइड, और पॉजिटिव दे रहा है ब्यूरेट, यानी जो सी है वो प्रोटीन है, सी प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो एलेनिन तो अमीनो एसिड है, एलेनिन अमीनो एसिड है, एल्बुमिन प्रोटीन है, एल्बुमिन, तो एल्बुमिन सी से ही आंसर मिलेगा तुम्हें, सी एल्बुमिन आ गया ना इसमें, तो आंसर यही आ रहा है फोर्थ, समझ आया कैसे किया है, एल्बुमिन आ जाएगा यहाँ से, सर एल्बुमिन से एलिमिनेट आंसर पता करके भी लगेगा पूरा, कर सकते थे। कैसे गर, सर वो 2 3 4 तो आ ही गए थे हमारे, हाँ तो 2 और 3 में, सी ऑप्शन में दोनों में एलेनिन है, अच्छा, और ए और बी भी सेटिस्फाई कर, अगर एलेनिन को हम सही मानते हैं तो ए और बी सेटिस्फाई करते हैं, तो 2 3 एक साथ नहीं हो सकती, तो वो हट गए, तो फोर्थ वाला होगा। तूने ऐसे किया है, नहीं मेरे को याद भी था। अच्छा याद भी था, चल सही है, अगर ये भी तरीके कई बार काम करते हैं, ये भी तरीके कई बार काम करते हैं ऐसे, ये भी एक तरीका है निकालने का आंसर ना, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आंसर होता है ज्यादातर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ B3N3Cl3 with LiBH4 इन टेट्रा THF gives inorganic benzene, तो तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे
LiBH4 के साथ ये इनऑर्गेनिक बेंजीन दे रहा है, यानी B3N3H6 दे रहा है। यही है ना इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये मिल गया इनऑर्गेनिक बेंजीन बी। फर्दर द रिएक्शन ऑफ ए विद सी लीड्स टू B3N3H3Me3। तो Me3 कब आता है? जब ग्रिनाइडेशन से रिएक्शन होगी, बता रखा है ना ग्रिनाइडेशन से रिएक्शन MEMgCl। MEMgCl से रिएक्शन होगी तो MgCl2 बाहर, कितने MgCl2, कितने होंगे? तीन। तीन MgCl2 बाहर निकलेंगे और 3 बार Me लग जाएगा Cl हट करके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ग्रिनाइडेशन में मैंने पढ़ा रखा है, याद है कि नहीं ये? यस सर। तो इसलिए आंसर आ जाएगा सेकंड। सेकंड आंसर आ जाएगा। द आइसोमर ऑफ CONH3 होल 4 Cl2 दैट हैव ए COCl एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल कब आता है? सिस में कि ट्रांस में? सिस। तो बस सोचना नहीं है इसके अंदर, तो ये ना सिस वाले में आ जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है जो sp2 है। एक sp2 के अंदर जब एक कार्बन sp2 होता है तो उसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। टोटल कितने हो गए? 18। समझ आया कि नहीं ये? 18 आएंगे sp2 ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछ रहा है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं पूछ रहा। 20th क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट है। बोथ डेल्टा एंड एस आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और डेल्टा एस होता है Q/T, डेल्टा एस कम होगा। ये क्लास में करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 क्वेश्चन देखेंगे अब। देखो, सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडियल गैस 0.1 मोल 1 डेसीमीटर क्यूब इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, यहाँ पे वो आइडियल गैस है, टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट यानी 273 केल्विन। इफ द स्टॉपर्स S1 and S2 as shown in the figure are suddenly withdrawn, the volume of the gas in liters after equilibrium is achieved will be। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम अचीव्ड विल बी। सही ना? तो पहले तो हम जो डेटा गिवन है उससे निकालेंगे। डेल्टा TF जो KFM होता है, डेल्टा TF जो KFM ग्लाइकोल के लिए। डेल्टा TF, KF कितनी वैल्यू कितनी है? KF की वैल्यू 2 दे रखी है। मोलैलिटी कितनी है ग्लाइकोल सॉल्यूशन की? 0.5। तो डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 1। डेल्टा TF होता है T नॉट, T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 1। T इक्वल टू आ जाएगा T नॉट माइनस T नॉट 273 है, फ्रीजिंग पॉइंट पे बोला हुआ है। 273 माइनस 1, तो ये T सॉल्यूशन आ गया 272 केल्विन। ये 272 केल्विन आइडियल गैस के लिए भी होगा और इसके लिए भी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, गैस और ग्लाइकोल। क्या क्लियर है इतना? यस सर। बस अब आगे क्या करेंगे? टी नॉट माइनस टी, टी की वैल्यू आ गई 272 केल्विन। अब क्या निकालना तुम्हें? जब हमने पिस्टन जो S1 S2 जो इसके स्टॉपर से उनको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया तो टेम्परेचर तो रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो अब जो पिस्टन ऊपर जाएगा वो P1 V1 जीरो P2 V2 फॉलो करेगा कि नहीं? सर ये लगा नहीं सकते क्योंकि इनिशियल प्रेशर नहीं पता। इनिशियल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेगा ना। फाइनल फाइनल लेंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पीवी इक्वल इनिशियल, एनआरटी से हाँ निकालना फाइनल, पड़ेगा। वो तो लेंगे, P1 की वैल्यू तो निकाल लेगा ना तो NRT/V से। अब हमें फाइनल वॉल्यूम ही तो बताना है सिर्फ, तो पीवी P1 V1 ये क्यों लगाएंगे बॉयल्स लॉ। देख, P1 की वैल्यू क्या होगी? NRT/V होगी कि नहीं? P1 की। हाँ, P1 की वैल्यू हाँ। NRT/V होगी। N की और वैल्यू कितनी है? 0.1 मोल। हम्म। R ऐसी रहने दे बेशक। T 272। NRT/V, V से V कैंसिल हो जाएगा। हाँ वी से वी कैंसिल, और मतलब इक्वल टू में वो और रख देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम। P2, हाँ, तो बस 1 इंटू वॉल्यूम रख दे इसको। हाँ वो एक ही बात है, मतलब मैं भी यही कह रहा सही है। हूँ। हाँ सर। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही वैल्यू? सर 2.176 कुछ आ रही थी। 2.176, हाँ यही आंसर है, सही है। 2.176, सही ना, 2.176 लीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। समझ आ गया कैसे किया है? यस सर। 10.3 मिलीग्राम ऑफ O2 इज डिजोल्व इन ए लीटर ऑफ सी।
सी वाटर ऑफ डेंसिटी इतना, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm इज, ppm में निकाला यानी 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन 10.33 ग्राम मिलीग्राम O2 था, और 1.03 इन लीटर ऑफ सी वाटर, लीटर ऑफ सी वाटर यानी 1000 ml को इंटू 1.03 कर देंगे तो 1030 ग्राम में, डायरेक्ट कर दो उसको, 1030 ग्राम अगर सी वाटर है तो उसमें 10.3 मिलीग्राम क्या है, 10.3 मिलीग्राम, 10.3 इंटू 10⁻³ ये क्या है O2। तो 10⁶ ग्राम में कितनी होगी, यही है ना डायरेक्ट क्वेश्चन। यस सर। निकालेंगे आंसर, डायरेक्ट ही आ रहा है शायद इससे, सर क्योंकि 10 आ कैंसिल ही हो रहा है ना सब कुछ। हम्म 10 आ जाएगा इससे, हाँ 10 आ जाएगा इससे। फिर 23 क्वेश्चन, देखो 23 क्वेश्चन जो है, ए सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट्स आफ्टर 60 मिनट्स एट 300 कैलोरी पे, जो दूध है वो 60 मिनट के अंदर फटता है ना, स्प्लिट कर जाता है। तो 400 कैलोरी पे, 400 कैलोरी टेम्परेचर जा रहा है तो जल्दी जल्दी मतलब क्या कहते हैं स्प्लिट कर जाएगा। और व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस इन इट डबल्स, सही ना, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डबल कर जाता है, एक में 400 कैलोरी डबल करता है और एक में 300 कैलोरी पे। ये टाइम है इसका, ये एक तरह से एवरेज लाइफ मान सकते हैं इसकी, ये एवरेज लाइफ है इसकी। जब एवरेज लाइफ दे रखी है तो उससे के क्या होता है, K1 क्या होगा, 1/T एवरेज, ये फॉर्मूला पता है ना, टी एवरेज बता रखा है 1/K। तो यहां से आ गया एक में 1/60 और K2 आ गया 1/40। बस अब तो सीधा क्या निकालना है, एक्टिव एनर्जी निकालनी है, लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 1/300 माइनस 1/400। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, सर मेरा तो 5.4 आ रहा था इससे। 5.4 आ रहा है, नहीं गर्व एक बार चेक करिए उसको। हाँ सर मैं चेक करता हूँ। आज को चेक कर लियो ऊपर। क्रिश का Next, क्रिश का 3.984 आ रहा था, मेरा 5.4 आ ये रहा था। 3.98, हाँ 3.98 आंसर है, 3.98। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, 24th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डाउट में है। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। अब स्ट्रक्चर सबको पता है इसका, ये क्रोमेट आयन और ये डाइक्रोमेट आयन, यही है स्ट्रक्चर। तो अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताने बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इसमें या तो ये मेंशन करे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बताने हैं कि क्या बताना है, अदरवाइज तो एक में 18 भी आंसर सही है और 12 भी सही है। सही है। यस सर। 25th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें तो बताने का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कॉपर 5 सेंटीग्राम पे एल्कीन आ रहा है, यानी ये टर्शियल कोल है। एल्कीन जब कॉपर 5 सेंटीग्राम से आ रहा है तो ये टर्शियल कोल है, बी टर्शियल कोल है, बी है टर्शियल कोल। तो ए जो है वो कीटोन होगा विदाउट एनी डाउट। ये 2 मिथाइल ब्यूटूइन है, इससे पहले क्या रहा होगा, COH, C ये रहा होगा कि नहीं। और इससे पहले क्या रहा होगा, CH3 डाला हुआ है, 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन है। तो 2 ब्यूटेनॉन के अंदर कार्बन की परसेंटेज पूछी है इसने, कार्बन है 4 यानी 48 बाय टोटल मास कितना है इसका, सर 72। 72। 72। तो बस ये इंटू 100 कर देना, 2/3 इंटू 100 आ गया, सही ना। पेपर डिस्कस कर दिया, इसको रिपीट तुम लोग ऐसे ही किया करो जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हें हर एक चीज ऐसे ही रिपीट करो, तब वो फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी इससे। सही है, तो उसको कर लेना जरूर। अगर तू अपना एडवांस वाले जो चैप्टर्स तेरे गलत हो, नंबर कम आ रहे हैं ना, गड़बड़ कर जाएगा वहाँ पेपर में इसमें भी, उनको कर ले। हाँ हिमांश क्या पूछना है। सर जो आंसर होते हैं वो मतलब कितने डेसिमल तक लिखने हैं, जैसे मैंने 67 लिखा था लास्ट वाले में। ये सुन सुन हिमांश, ये ना हर साल चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। तो 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक कई बार आता है, कई बार 0.3 डेसिमल प्लेसेस तक आता है। वो तो तेरे को इंस्ट्रक्शन बहुत प्रॉपरली रीड करनी पड़ेगी, इसलिए 5-10 मिनट पहले मिलता है पेपर। तो क्योंकि इसमें मतलब वो दिया ही रखा ना कि इंटीजर आंसर है या मतलब कैसे आंसर एंटर करना है, इसलिए अच्छा अभी क्योंकि अभी तो मैं 67 बता रहा लिखा हूँ ना था। कि आंसर, अच्छा अभी अभी तो आंसर जो तेरा एग्जैक्ट आ रहा है तो उसी को लिख। ठीक है जी। वो वहां पे जो इंस्ट्रक्शन दी होगी उसके अकॉर्डिंग फॉलो करियो। इसको रिपीट कर लेना पेपर को जरूर, सही है ना। पेपर को रिपीट कर लेना और SN1 SN2 वगैरह रीड करके रखना, मैं करवाऊंगा आगे उसको। उसको पढ़ लेना जरूर ढंग से, मिस मत करना बिल्कुल भी।
गौरव मेरे को भेज दियो ऊपर।